हेलो गाइस, यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर SM18 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग अपने आर्मेचर रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी इजी भी है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अभी हम लोग को बस ये 4 फोटो समझ लेना है यहाँ पे, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आपका। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिदम बनाएंगे जहाँ से हम लोगों ने लेक्चर नंबर SM18 को ख़त्म किया था। तो हम लोग भाई बात कर रहे थे अपने सिंक्रोनस मशीन के ऊपर, और सिंक्रोनस मशीन में आप देख रहे थे कि हम लोग का 2 वाइंडिंग यूज़ किया जाता है, एक तो आपके रोटर पे, एक आपका स्टेटर पे। स्टेटर पे जो यूज़ हो रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे आर्मेचर वाइंडिंग। और मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था कि आर्मेचर वाइंडिंग ही हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग ही एक तरीके से क्या करता है, पावर को यानी एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसके लिए, मोटर के लिए, और जनरेटर के लिए क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो आर्मेचर के थ्रू ही हो रहा था वो। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग है, क्योंकि ये 3 फेज सिंक्रोनस मशीन पढ़ रहे हैं तो 3 फेज हम लोगों ने वाइंडिंग किया, तो उस वाइंडिंग के चलते आपका क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है। कैसे हम लोग मेजर करते हैं हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग अपने सिंक्रोनस मशीन को ऑपरेट करवाएंगे एज अ मोटर या फिर कहिए अल्टरनेटर यानी जनरेटर, तो सीधी सी बात है, आपका जो एयर गैप है रोटर और स्टेटर के बीच में, वहाँ से क्या हो रहा है, आपका स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड रोटर पे या फिर कहीं रोटर का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, स्टेटर के साथ लिंक हो रहा है। तो कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या हो जाता है, लीक हो जाता है। उसके चलते उस लीकेज फ्लक्स को हम लोग क्या करते हैं, लीकेज रिएक्टेंस के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे एक DC जनरेटर का एग्जाम्पल लेकर के समझें, तो अभी समझिए कि मेरे पास एक DC शंट जनरेटर है, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। इमेजिन कीजिए मेरे पास DC शंट जनरेटर और यहाँ पे मैंने एक तरीके से कोई भी लोड नहीं लगाया है, ठीक है, टर्मिनल पे नो लोड है। तो अभी मान लेते हैं ये आपका जो शाफ्ट है, इसको हम लोगों ने क्या किया, प्राइम मूवर से कपल्ड करके इसको हम लोगों ने इसको रेटेड स्पीड पे घुमा दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से रेटेड वोल्टेज डेवलप कर रहा है। मान लेते हैं 200 वोल्ट, यानी इसके अंदर जो जनरेटेड EMF है 200 वोल्ट अभी है बना हुआ। अब सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे लोड लगा हो या ना लगा हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आपका शंट मशीन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये एक लूप बना हुआ है, क्लोज पाथ। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये सेल्फ एक्साइटेड DC जनरेटर है भाई, तो सीधी सी बात है ये खुद से क्या करेगा, यहाँ से आपका एक करंट फ्लो होगा, मान लेते हैं IA, और IA भी क्या होगा, IF के बराबर होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करेगा, अपने फील्ड करंट को ही एक्साइटेशन देगा। और मैंने आपको बताया था कि फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ये काफ़ी हाई होता है, जैसे 250 या फिर कहिए 200 ओम, राइट। और वोल्टेज आपका 200, तो उस बेसिस पे सोचिए फील्ड करंट आपका क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। अब क्योंकि देखिए जो फील्ड करंट है या फिर कहीं आर्मेचर से जो करंट निकल के जा रहा है, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस से हो करके जा रहा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। यानी सबसे पहले आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ खाएगा। और सेकंड केस लेके चलते हैं, मान लेते हैं मैंने यहाँ पे एक तरीके से लोड लगाया, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे एक तरीके से लोड लगाऊंगा भाई, तो लोड अपने हिसाब से क्या करेगा, करंट का डिमांड करेगा। यानी इधर से जो आपका करंट आ रहा था अब क्या हो जाएगा, IF तो आएगा ही हमेशा, प्लस आपका जो भी आपका लोड करंट होगा, ठीक है। समझ रहे हैं, मान लेते हैं। तो सीधी सी बात है, करंट आपका बढ़ गया ना, लोडेड कंडीशन में यहाँ से जो करंट है ज़्यादा बढ़ गया, करंट ज़्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो आपका IRA ड्रॉप होगा ये भी आपका एक तरीके से बढ़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है भाई कि DC जनरेटर का अगर हम लोग सहारा लेकर के समझें, तो जो भी आपका EMF इंड्यूस्ड हो रहा है आर्मेचर के अंदर 200 वोल्ट, ये कभी भी आपको 200 का 200 टर्मिनल वोल्टेज पे नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे एक तरीके से ड्रॉप हो जा रहा है, राइट। और आपको पता है कि आपके मशीन के अंदर में एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के चलते ओवरऑल फ्लक्स कम जाता है। ओवरऑल फ्लक्स कम गया, इसका मतलब क्या, आर्मेचर रिएक्शन भी क्या कर रहा है, एक तरीके से वोल्टेज को कम कर दे रहा है, ठीक है। तो अभी यही सेम चीज़ हम लोग अपने सिंक्रोनस मशीन को लेकर के समझें, तो सिंक्रोनस मशीन में भी क्या होगा, आपका जब लोड लगाया जाएगा सिंक्रोनस मशीन के टर्मिनल्स पे, ठीक है, यानी अल्टरनेटर का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका वोल्टेज कौन खाएगा, रेजिस्टेंस खा जाएगा, कुछ ना कुछ आपका लीकेज रिएक्टेंस खा जाएगा। DC मशीन में हम लोगों ने रिएक्टेंस को इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि आपका ये DC है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंस काम नहीं करेगा, ओके। और उसके बाद क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में मैंने बताया कि 2 वाइंडिंग एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, तो दोनों के चलते आपका फ्लक्स बनेगा और दोनों अपने आप में क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, इंट्रैक्ट करेगा। उसके चलते आपका क्या होता है, या तो मैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज होगा, क्रॉस, मतलब यहाँ पे भी आर्मेचर रिएक्शन प्रेजेंट होगा। और आर्मेचर रिएक्शन ओवरऑल क्या करता है, आपके फ्लक्स को एक तरीके से डाउन करता है। और फ्लक्स अगर आपका डाउन हो गया तो सीधी सी बात है, आपका EGB क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी आपके सिंक्रोनस मशीन में ये 3 पैरामीटर हैं जिसके चलते आपका वोल्टेज क्या होता है, डाउन हो जाता है। और वोल्टेज डाउन जो हो रहा है ना, इन तीनों के चलते ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से
प्रॉब्लम क्रिएट करता है जब हम लोग पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए जो आपका मशीन चल रहा है ना, ये मशीन आपके पावर सिस्टम को भी एक तरीके से कनेक्ट करेगा, और पावर सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पे, वो भी आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी भाई रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया था। रिएक्टेंस या फिर कहिए लीकेज फ्लक्स को कैसे रिएक्टेंस के रूप में हम लोग दिखाते हैं, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया था। उसके बाद एसी का रेजिस्टेंस अलग होता है, डीसी का रेजिस्टेंस अलग होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया था। और क्योंकि सिंक्रोनस मशीन में हम लोग जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे पर फेज वाइंडिंग के लिए, वो डीसी सप्लाई यूज़ के कर रहे थे, तो सीधी सी बात है फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्किन इफेक्ट के चलते 1.2 या फिर कहीं 1.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका वहाँ पे एसी रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। अब हम लोग का लास्ट एस्पेक्ट बचा हुआ है आर्मेचर रिएक्शन, यानी जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण भी होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन को अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो समझिए आर्मेचर रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले भाई हम लोग थोड़ा सा फिर से अपने फ्रेम पे आते हैं। सिंक्रोनस मशीन जो होता है ये दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया था। और ये दो तरीके का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो रोटर हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ये रोटर आपका 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। एक हो गया आपका सिलेंड्रिकल और दूसरा हो गया आपका साइलेंट, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपका दो मशीन बनेगा यहाँ पे, सिलेंड्रिकल पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन या फिर सिलेंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस मशीन। और इस मशीन के अंदर दो आ जाएगा अल्टरनेटर, यानी सिलेंड्रिकल पोल टाइप अल्टरनेटर, सिलेंड्रिकल पोल टाइप मोटर। उसी तरीके से दूसरा मशीन क्या बन जाएगा, साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन। इसके अंदर भी आ जाएगा आपका साइलेंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर और साइलेंट पोल सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो आपका ये दो मशीन हम लोग पढ़ेंगे। दोनों मशीन में हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आर्मेचर रिएक्शन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग सिलेंड्रिकल के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन में सबसे पहले जनरेटर देखेंगे, उसका फिर मोटर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको कवर कर लेने के बाद फिर हम लोग साइलेंट पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन को स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा सा अगेन पाउज हुई है। देखिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था सिंक्रोनस मशीन में, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस के ऊपर, राइट। इसमें मैंने आपको बताया था भाई कि जैसे अगर हम लोग मोटर की बात करें तो मोटर मान लेते भाई आपका इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप हुआ है ये इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे इस पर टॉर्क लग रहा है, राइट। तो सीधी सी बात है, लोड लगाने के चलते जो आपका लोड टॉर्क होता है ये जस्ट इसको अपोज करता है, यानी उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये आपका टीएल मतलब क्या, लोड लगाने के चलते। जैसे ये मोटर मैंने यहाँ पे बनाया है, तो अगर ये मान लेते हैं भाई आपका डेवलप टॉर्क है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, शाफ्ट को इस डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो जो टीएल होता है वो क्या होता है, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में घुमाता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एनर्जी को एक तरीके से एब्जॉर्ब करना है, या फिर कहिए एनर्जी को सीधे सीधे कहिए डिलीवर करना होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे मोटर केस में टीएल और टीडी क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। वही जनरेटर की बात करेंगे तो जो आपका डेवलप टॉर्क है और प्राइम मूवर टॉर्क है ये एक दूसरे को अपोज करता है। देखिए जैसे ये अल्टरनेटर है, तो अल्टरनेटर को घुमाने के लिए आपने भाई कुछ ना कुछ तो प्राइम मूवर लगाया होगा ना, डीजल इंजन या फिर कहीं स्टीम टरबाइन या फिर कहीं हाइड्रो पावर प्लांट, कुछ भी आपने लगाया होगा, ठीक है। तो ये आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का ये शाफ्ट कपल्ड है पीछे प्राइम मूवर से, ठीक है। तो जो प्राइम मूवर का ये घुमा रहा है इसको क्या बोलेंगे, प्राइम मूवर टॉर्क, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अल्टरनेटर के इधर आउटपुट साइड में मान लेते हैं लोड लगा हुआ, ठीक है। तो लोड लगने के चलते क्या होगा आपका, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, उस करंट के चलते क्या होगा आपका, इसके अंदर डेवलप टॉर्क क्रिएट होता है। और ये डेवलप टॉर्क क्या होगा, इस प्राइम मूवर टॉर्क को अपोज करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेपरेटली समझते हैं जनरेटर में कैसे ये टीडी और या जो आपका प्राइम मूवर टॉर्क है ये बनता है, और फिर मोटर के लिए समझ लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं भाई। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपका जो भी रोटेटिंग मशीन है, फिर चाहे डीसी हो या फिर एसी हो, मोटर हो या फिर जनरेटर हो, वो तभी काम करता है जब नंबर ऑफ पोल स्टेटर में और नंबर ऑफ पोल रोटर में इक्वल हो, ठीक है। आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो उसको हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं जनरेटर की बात करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इमेजिन कीजिए ये हो गया आपका स्टेटर जिस पे हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस करेंगे, ओके। और ये मान लेते हैं आपका हो गया सिलेंड्रिकल रोटर, क्योंकि अभी हम लोग पूरा पूरा सिलेंड्रिकल पोल टाइप सिंक्रोनस मशीन के ऊपर बात करेंगे, ओके। और अभी जैसे बुक में आपका फ़ोटो दिया उसी बेसिस पे मैं सिंक्रोनाइज हो जाता हूँ। मान लेते हैं मेरा एक्सिस है इस तरीके का, राइट। इसको मैं यहाँ पे मान लेते हैं, और अभी मैं कैसा लेकर के चल रहा हूँ, पूरा पूरा हम लोग एनालाइज करेंगे 2 पोल मशीन के लिए, ठीक है। 2 पोल कहने का मतलब क्या, थीटा मैकेनिकल बराबर होगा हमेशा थीटा इलेक्ट्रिकल के, राइट।
और यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग लेकर के चलेंगे। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड और फुल पिच कॉइल, यहाँ पे फुल पिच कॉइल। तो सीधी सी बात है भाई, अगर मैंने एक स्लॉट यहाँ पे दिखाया है, ये आपका ए फेज़ हो गया, ये बी फेज़ हो गया, ये मान लेते हैं, या फिर इसको बी बना लेते हैं, इसको सी बना लेते हैं, ठीक है। तो भाई समझिए, अगर यहाँ पे एक स्लॉट डाला है मैंने, तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे इस साइड में जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा आपका ए डैश होगा। यानी अगर आपके पास इस तरीके का कॉइल है, क्या होगा, ये ए और ए डैश के बीच में 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये सीधे सीधे मैकेनिकल डिग्री के हिसाब से आप नापेंगे, क्योंकि टू पोल है तो दोनों बराबर होता है, राइट। तो ये ए हो गया, तो ये ए डैश हो गया। उसी तरीके से इसके सामने हम लोग यहाँ पे बी डाल देते हैं, तो यहाँ पे जस्ट इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। उसी तरीके से जैसे ये ए हुआ, ये बी हुआ, इनके बीच में 120 हो गया, राइट, ये 120 डिग्री हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका बी से सी के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ पे आपका एक स्लॉट बनेगा, ये हो जाएगा सी, और इसके जस्ट अपोजिट में ये हो जाएगा आपका सी डैश, ठीक है। ये 3 फेज कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग फुल पिच के लिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया स्टेटर में। अब समझिए, ये जो रोटर है भाई, रोटर में भी हम लोग क्या करेंगे, 2 पोल बनाएंगे ना, ठीक है। तो रोटर में बनाने के लिए जैसे मान लेते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये मान लेते हैं मेरा क्रॉस है, ठीक है। यहाँ पे आपका मान लेते हैं इस तरीके का, और नीचे में डॉट है। कैसे हम लोग वाइंडिंग करते हैं ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ओके। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब समझिए, ये जो रोटर है, इसमें आपका अगर हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करें, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग ऐसे करें तो करंट अंदर तरफ जा रहा है, राइट। देख रहे हैं, यहाँ से निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, निकल रहा है, अंदर घुस रहा है, ऐसे यहाँ से निकल करके अंदर जा रहा है। तो ऐसे करेंगे तो फोल्ड इधर बताएगा आपका, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये रोटर पूरा का पूरा आयरन है, तो इधर जाने का मतलब क्या है, इधर जो है ना आपका नॉर्थ बनेगा, और इधर आपका साउथ बनेगा। देखिए, इसको मैं फ्रेश तरीके से यहाँ पे बना दे रहा हूँ रोटर को सेपरेटली। ब्लैक पेन ख़त्म हो गया भाई, देखिए यहाँ पे क्रॉस है इस तरीके का, और यहाँ पे डॉट। तो इसको आप ऐसे समझिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा ना, ऐसे इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसमें आपका इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैं ये सब रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको फिर से मशीन पढ़ना ना पड़े, ओके। तो अब समझिए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करने का मतलब क्या, इधर की तरफ, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब क्या, इधर की तरफ, ओके। तो क्या होगा, आपका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आयरन है, तो आयरन कहने मतलब क्या, यहाँ पे नॉर्थ लिखना होगा हम लोग को, यहाँ पे साउथ, क्योंकि सीधी सी बात है, ये नॉर्थ से निकल करके ऐसे जा रहा है, तब ना साउथ में घुस रहा है, पूरा पूरा नॉर्थ से निकल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए, ओके। तो यही है कि ये आपका इस तरीके का एक्सिस बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। यानी एक्सिस को मैं दिखाऊं, ये हो गया आपका फ्लक्स ड्यू टू फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। फाई एफ मतलब क्या है, फील्ड वाइंडिंग हो गया, ठीक है ना। और एक चीज़ और समझिए, आप बोलिएगा कि आपने इसको ऐसे ही क्यों दिखाया, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसे डायरेक्शन दिखा रहा है ना, ठीक है, इस तरीके का बन रहा है। तो और एक चीज़ और समझिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपका जो कॉइल एक्सिस होता है, नहीं देख रहे, कॉइल आपका क्या है, एक तरीके से ये मतलब जिस एक्सिस पे कॉइल रखा हुआ है ना, उसका जो फ्लक्स बनता है, फिर कहीं जो एमएमएफ बनता है, वो 90 डिग्री मतलब शिफ्ट पे बनता है भाई, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जैसे मान लेते हैं कॉइल, ठीक है, इसके अंदर करंट मान लेते हैं कुछ इस तरीके का जा रहा है। तो आप ऐसे जब राइट हैंड रूल लगाइएगा यहाँ पे, देखिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मतलब करंट जा रहा है ना भाई, करंट ऐसे जा रहा है, तो देखिए ऐसे करना होगा। तो सीधी सी बात है, मतलब अब इसमें एक्सिस कैसे दिखा है, 90 डिग्री आपका हमेशा क्या होगा, फ्लक्स बनेगा। अगर ये कॉइल का एक्सिस है तो सीधी सी बात है, एमएफ कैसे बनेगा, इस एक्सिस पे बनेगा, ओके। तो वही चीज़ है। तो रोटर के लिए हो गया हम लोग का इस तरीके से। अब हम लोग स्टेटर के ऊपर बात करते हैं। इसको फिर से हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो अभी भाई देखिए, इस इंस्टेंट पे सबसे पहले देखिए, ये जो फ्लक्स है ना, इस फ्लक्स को समझाता हूँ, ये फ्लक्स का कैसा नेचर होता है, मे भी आप भूल गए होंगे। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर स्टेटर है भाई, राइट, और ये आपका रोटर हो गया। तो सिलेंड्रिकल रोटर में बताया था, जो एयर गैप होता है हर जगह क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। और अभी वाले केस में यहाँ पे हम लोग एक ही दिखा रहे ताकि हम लोग का फोटो जो है एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो इसके चलते आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे आपका साउथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि
एयर गैप पूरा पूरा यूनिफॉर्म है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा जो रिलेक्टेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। और क्योंकि ये दो पोल है, दो पोल कहने का मतलब क्या है, ये जो नॉर्थ है ना यहाँ पे समझिए, जैसे अगर मैं ऐसे समझाऊँ भाई, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसको ऐसे समझिए, तो सीधी सी बात है, इस नॉर्थ का जो असर होगा ना, इस नॉर्थ का असर कहाँ तक होता है, इतना ही दूर तक आपका नॉर्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ है, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा गाढ़ा नॉर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इस एक्सिस पे है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे होगा, जैसे जैसे नॉर्थ से दूर जाए वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ का कमते जाता है, ठीक है। और जैसे इस एक्सिस को, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 90, ये मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 180, और ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 270, और उसका फिर से ये 360, समझ रहे बात को। तो अल्फा इक्वल टू 0 पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सबसे डेंस है, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग इधर 90 की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, नॉर्थ फील्ड का वो डेंसिटी कमते जाएगा, ठीक है। और जैसे हम लोग इस एक्सिस में घुस जाएंगे ना, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, इसका मतलब क्या, इधर आपका साउथ स्टार्ट हो रहा है, नहीं साउथ का जो आपका एरिया है पूरा पूरा कितना है, इतना है, ठीक है, इतना तक, मतलब कहिए 180 डिग्री में आपका नॉर्थ पोल का एक तरीके से राज है, और 180 रिमेनिंग में आपका साउथ पोल का एक तरीके से एरिया है, ठीक है। तो समझिए यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, इस नॉर्थ के चलते भाई पूरा पूरा रीजन कहाँ तक होगा, इस नॉर्थ के चलते ये पूरा पूरा एरिया पे क्या है, नॉर्थ वाला रीजन है, ठीक है। ये पूरा पूरा नॉर्थ है, इधर आपका पूरा पूरा साउथ है। आप समझिए जैसे ये जो एयर गैप है इस एरिया में, ये तो आपका कांस्टेंट है। एयर गैप कांस्टेंट मतलब क्या, आपका जो रिलेक्टेंस होगा, रिलेक्टेंस को हम लोग इस तरीके कैपिटल एस से दिखाते हैं, राइट। रिलेक्टेंस क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा, या फिर कहिए जो आपका रिलेक्टेंस कांस्टेंट मतलब परमेबिलिटी कांस्टेंट। तो हम लोगों ने देखा था भाई कि सबसे पहले देखिए, ये जो नॉर्थ एंड साउथ है ना, आप अपने आप को वो समझिए कि आप कहाँ हैं, अल्फा इक्वल टू 0 डिग्री पे हैं, ठीक है, खड़े। अब आप दौड़ लगाने के लिए बोला जाएगा अगर आपको, तो सीधी सी बात है भाई, आपका कैसा बनेगा ये, क्योंकि आप एकदम डेंस वाले मैग्नेटिक फील्ड पे है तो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, राइट। यानी अल्फा इक्वल टू 0 पे आपका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिला, ठीक है। ये फ्लक्स है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम मतलब क्या, या फिर कहिए अल्फा, ठीक है, अल्फा मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक चक्कर लगाइए तो क्या होगा, 0 डिग्री से अगर आप स्टार्ट हो रहे हैं भाई, तो क्या होगा, 90 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे आइएगा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ फील्ड 0 हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू 90 है। और जैसे ही आएगा साउथ, तो साउथ को हम यहाँ पे नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और नॉर्थ साउथ 180 पे क्या होगा आपका मैक्सिमम, फिर ये धीरे धीरे ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। आई होप कि आपको याद हुआ होगा। या फिर कहिए अगर आप अल्फा इक्वल टू यहाँ से चलते हैं, ठीक है, या फिर कहिए अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री पे चलते हैं, तो सीधी सी बात है क्या बनेगा, इस तरीके का साइनोसोडियल वेव बनेगा, ओके। तो समझिए एयर गैप यहाँ पे कांस्टेंट होने के चलते जो आपका ये जो आपका रोटर के चलते हैं, ये रोटर के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। ये जो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ये कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इस तरीके का इसका नेचर बनेगा, ठीक है। फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा, ओके। और इसको अगर और थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में रिवाइज करें तो हम लोगों ने देखा था, क्योंकि यहाँ पे रिलेक्टेंस कांस्टेंट है भाई, तो रिलेक्टेंस कांस्टेंट मतलब कहने का मतलब क्या, कि जैसे आप मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू 90 तक चलेंगे, ठीक है, तो आपका कुछ इस तरीके का बन रहा था, याद होगा आपको। इस तरीके का क्यों बना, इन स्क्वायर वेव शेप क्यों बना आपका फ्लक्स का, क्योंकि इतना दूर तक आपका रिलेक्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो रिलेक्टेंस कांस्टेंट, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बताइए, एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस, एम इक्वल टू क्या है, एन आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका रिलेक्टेंस। समझिए रिलेक्टेंस कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, और आई भी आपका एक तरीके से कांस्टेंट है। सीधी सी बात है, इतने दूर में रीजन क्या मिलेगा आपको, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। जैसे ही इस यानी अल्फा इक्वल टू 90 को पार कीजिएगा तो सीधी सी बात आपका जस्ट यहाँ से क्या नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने देखा था इसको ब्रेक करके कि इसमें, क्योंकि ये एक तरीके से स्क्वायर वेव फॉर्म है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका फंडामेंटल होगा, ऑड हार्मोनिक्स होंगे, मतलब थर्ड हार्मोनिक्स हो गया, फिफ्थ हार्मोनिक्स हो गया, सेवन्थ हार्मोनिक हो गया, नाइन्थ हार्मोनिक हो गया। तो आई होप कि आपको ये फ्लक्स के बारे में कुछ याद हुआ होगा। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि ये जो रोटर है भाई, रोटर को मैं ऐसे सोलेनोइड की तरह दिखा सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या किया, वाइंडिंग किया हुआ है। तो आप बोलिएगा ना कि इसमें लोग डीसी एक्साइटेशन दे रहे हैं, तो आप इस तरीके का साइनोसोडियल कैसे दिखा रहे हैं, नहीं। आपको देखना है स्पेस में जो आपका फ्लक्स है ना, वो इस तरीके का बनेगा, ऐसे एक्चुअल में तो आपका इस तरीके का बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल को दिखा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, या तो साइन वेव बोलिए या तो फिर कोसाइन वेव बोलिए, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो आप इसने फ्लक्स और साइनोसोडियल क्यों दिखा दिया, आपने स्पेस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये आपका हो गया रोटर के बारे में, कि रोटर में आपने एक्साइटेशन दिया तो इसमें क्या बन रहा है, एक तरीके से इस तरीके का आपका फ्लक्स बन रहा है, जिसको हम लोग फील्ड फ्लक्स बोल रहे हैं। अब हम लोग आते हैं स्टेटर पे। तो स्टेटर भाई बहुत इजी है, देखिए ये समझिए अगेन, और ये पूरा पूरा भाई डायग्राम का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है।
डायग्राम जितना आप बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको क्लियर होते जाएगा। रोटर में यहाँ मैं वाइंडिंग फाइंडिंग नहीं दिखाऊंगा, सीधे सीधे यहाँ पे मैं नॉर्थ लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं साउथ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसका एक्सेस दिखा दे रहा हूँ इस तरीके से, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग के जो स्टेटर में था, यहाँ पे एक कंडक्टर, यहाँ पे एक कंडक्टर, उसके बाद एक ऐसे, यानी एक यहाँ पे कंडक्टर था, इसका जस्ट यहाँ पे था, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, यानी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। समझिए, ये आपका ए था, ये आपका ए डैश, ये आपका बी था, ये आपका बी डैश, ये आपका सी था, ये आपका सी डैश। अब समझिए, अभी रोटर का पोजीशन हम लोग का इस तरीके से है, ठीक है। इमेजिन कीजिए तो भाई, और आप इमेजिन कीजिए इस तरीके से भाई कि ये रोटर एक तरीके से गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। मतलब ये रोटेट स्पीड पे, एनएस के स्पीड पे हम लोगों ने उसको घुमा रखा है, ठीक है, और एक्साइटेशन दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ डीसी सप्लाई दे रखा है, ठीक है। तो समझिए, एक इंस्टेंट को मैंने पॉज कर दिया कि रोटर अभी इस तरीके से, यहाँ पे इसका नॉर्थ साउथ बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने रोक लिया अपने अल्टरनेटर को। अब हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ये देखिए नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ के एकदम एकदम सामने है ना ये कंडक्टर, ठीक है। तो समझिए, इसको सबसे पहले डायरेक्शन देना होगा भाई कि रोटर किस डायरेक्शन में घुमा रहा है। मान लेते रोटर को मैं एक तरीके से इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, ठीक है। समझिए, इस कंडक्टर के अंदर कैसा करंट इंड्यूस्ड होगा, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्रॉस होगा या फिर डॉट होगा, ये समझना आप लोग को। समझिए, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे? अगर आपका रोटर इस डायरेक्शन में घूम रहा है और खुद को इमेजिन कीजिए कि आप रोटर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आप रोटर के ऊपर बैठे हुए हैं और रोटर एक तरीके से इस डायरेक्शन में घूम रहा है, तो सीधी सी बात है भाई, जब आप रोटर पे बैठ करके आप इस स्टेटर को देखिएगा या फिर कहीं इस वाइंडिंग को देखिए, फिर कहीं इस वाइंडिंग, किसी भी वाइंडिंग को देखिएगा, या फिर मान लेते हैं इधर कोई लड़का खड़ा है इस तरीके से, समझिए। तो जब आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये लड़का क्या दिखेगा आपको कि ये लड़का ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरीके से दिखेगा ना। समझ रहे हैं? फिर ये अगर आप रोटर पे बैठ करके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये जो आपका स्टेटर वाइंडिंग होगा, ये वाला फिर ये वाला, ये क्या होगा आपको, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भागते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसा करने से ईजी क्यों क्या होगा भाई, हम लोग सीधे सीधे देखिए, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहते हैं, हम लोग डीसी जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। डीसी जनरेटर में क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी जो फील्ड फ्लक्स होता है, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है और कॉइल को हम लोग घुमाते हैं, ठीक है। समझ रहे? तो इसमें देखिए, मान लेते हैं इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज में, इस साइड में, मतलब क्या, इधर आपका फोर्स अपवर्ड लग रहा होगा, इधर आपका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा। समझिए कैसे, मैं तुरंत निकाल देता हूँ इसमें किस में अंदर की तरफ होगा, किस में बाहर की तरफ होगा। तो देखिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कहना मतलब क्या, इस तरीके से आप इंडेक्स फिंगर को अलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये फोर्स क्या है, फोर्स आपका अपवर्ड लग रहा है, सीधी सी बात है। ये तो मैंने ऐसे है ना रखा हुआ, अभी ऐसे घूम रहा है कंडक्टर, ऐसे घूम रहा है, पलट रहा है, इसका मतलब क्या, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर लिया मैंने, थंब मेरा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे फोर्स ऊपर तरफ लग रहा है, ठीक है। तो थंब को मैंने क्या किया, ऊपर लग लिया, और ये जो फिंगर है ना, ये फिंगर अंदर तरफ बता रहा है, इसका मतलब क्या, इसके अंदर करंट क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग क्या दिखाएंगे, अगर मेरे को 2D में दिखाना हो, नॉर्थ साउथ, यहाँ पे एक कंडक्टर, तो इसमें क्रॉस दिखाना होगा और इधर ऑटोमेटिक क्या होगा, डॉट दिखाना होगा। इसमें भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इस कंडक्टर पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक, ये फोर्स डाउनवर्ड मतलब क्या, ऐसे, ठीक है। देखिए मेरा अंगूठा जो है यहाँ पे अंदर तरफ हो गया, ये इंडेक्स फिंगर देख पा रहे हैं और ये मिडिल फिंगर देख रहे हैं, ये अंदर तरफ जा रहा है, ठीक है, मतलब बाहर तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखाया। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा फ्लिप हो चुका है। फ्लिप क्या हुआ है कि रोटर अब मेरा एक तरीके से क्या है, घूम, मतलब भाई मेरा आर्मेचर यहाँ पे फिक्स हो गया है, मतलब ये वाला फिक्स हो गया और हम लोग पोल को घुमा रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया ना। तो इसी को मैं ईजी करने के लिए क्या बोल रहा हूँ कि रोटर अगर आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो आप, सीधी सी बात है, स्टेटर आपको क्या लगेगा कि स्टेटर आपका इस डायरेक्शन में भाग रहा है, पीछे वो भागते हुए नजर आएगा, ठीक है। तो अब समझिए, इसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर ये इस डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब, तो सीधी सी बात है, इस कंडक्टर पे फोर्स कैसा लगेगा बताइए भाई। रोटर पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, रोटर पे बैठ रहे हैं और आप इधर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, कंडक्टर आपको कैसा लगेगा, उस साइड में भागते हुए नजर आएगा, राइट। तो इस पर हम लोग ऐसे लगा देते हैं, मतलब फोर्स यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से उधर की तरफ लगेगा। हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ है कि नहीं है, बोलिए, इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ से निकल के साउथ में घुसेगा ना रोटर में, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे कर दिया, हमेशा राइट हैंड रूल, जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल, इंडेक्स फिंगर ऐसे कर लिया मैंने। अब देखिए, ये जो फोर्स है इस कंडक्टर के ऊपर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट। तो इसको ऐसे कीजिए, क्योंकि 2D डायग्राम में तो ऊपर तरह से दिखाना होगा, ये फोर्स मैंने ऐसे कर लिया। अब ये मिडिल फिंगर देख रहे हैं, ऑटोमेटिक क्या बता रहा है, कहीं बाहर की तरफ बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको
डॉट दिखाना पड़ेगा और इसमें आपका जस्ट क्रॉस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉइल है, अपने आप में कॉइल है इस तरीके का, समझ रहे हैं। ये आपका ए था, ये आपका ए डैश है। ओके, तो समझिए मेरा बात से ध्यान बात से देखिए, ये आपका भाई अलग एक तरीके से डायग्राम है, ये इसका अलग डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मतलब एक ही चीज़ है, यहाँ पे बस आप हाथ को ऐसे समझिए कि ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम मतलब यहाँ पे ऊपर रखना, तो अंगूठे को उस हिसाब से रखना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये आपका टॉप व्यू दिखाया गया, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इधर डॉट हो गया, इधर क्रॉस हो गया, राइट। अब समझिए, मैंने बताया कि अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इसका असर कहाँ तक होगा, ये नॉर्थ का असर कहाँ तक होगा, यहाँ तक पूरा का पूरा नॉर्थ होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस नॉर्थ के सामने वाला जो कंडक्टर है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम करंट होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम नॉर्थ के सामने है, ठीक है। और ये जो कॉइल है ये काफ़ी दूर है ना, समझ रहे हैं, नॉर्थ से काफ़ी दूर है, तो इसमें एक छोटा सा डॉट बनेगा, छोटा सा डॉट, मतलब करंट यहाँ पे कम इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और ये भी आपका दूर है, तो इसमें भी आपका डॉट ही बनेगा। डॉट क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा पूरा नॉर्थ के अंदर आ रहा है, समझ रहे बात को, नॉर्थ वाले रीजन में आ रहा है। ओके, और इधर क्योंकि साउथ है, यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे साउथ मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक तरीके से ऐसे घुस रहा है ना, राइट। तो घुस रहा है, इसका मतलब क्या, आप इंडेक्स फिंगर को ऐसे कीजिए, यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, ये ऐसे घूम रहा है ना, यहाँ पे लगा, ये ऐसे ऐसे घूमते हुए दिखा रहे हैं, नहीं डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कीजिए, फोर्स को आप ऐसे डाउनवर्ड कीजिए, तो अपना मिडिल फिंगर क्या हो जाएगा, अपने आप देख रहे हैं, ये अपने आप अंदर तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। देखिए, फोर्स को भाई मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये मेरा इंडेक्स फिंगर हो गया, राइट। और ये फिंगर अपने आप क्या होगा, मिडिल फिंगर अंदर की तरफ दिखाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस दिखा दिया है। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंपल सा रूल है। तो इसमें आपका क्रॉस हो गया। अब सीधी सी बात है, साउथ से बहुत दूर है, तो इसमें हम लोग हल्का छोटा सा एकदम क्रॉस दिखाएंगे, इसमें भी हम लोग छोटा सा क्रॉस दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक तरीके से कैसे मतलब आर्मेचर के अंदर करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि भाई अगर हम लोग फिर से अपना पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा समेटें, तो हम लोगों ने क्या किया कि ये जो आपका रोटर था, इसको हम लोगों ने प्राइम मूवर से कनेक्ट किया हुआ था, और इसको हम लोगों ने क्या किया है, एनएस के स्पीड पे घुमा दिया, ठीक है। और क्योंकि एनएस के स्पीड पे घूमने चलते मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से चेंज हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू आपके आर्मेचर कंडक्टर, तो सीधी सी बात है, आर्मेचर के अंदर क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया, राइट। और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के चलते आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम करंट जो फ्लो हो रहा है, मतलब मैक्सिमम करंट जो मैक्सिमम वोल्टेज, अभी हम लोग लोडेड कंडीशन नहीं देख रहे हैं कि इस पर लोड लगाने, अभी पूरा पूरा नो लोड पे चल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ से जो 3 फेज बाहर निकल रहा है ना, उस पर कोई भी हम लोग लोड नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने क्रॉस और डॉट दिखाया ना, इस तरीके से, ये क्या है, एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है इसमें। ओके, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज कहाँ पे अभी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, ये आपके ए और ए डैश में। ओके, और ये सब में क्या है आपका कम है। अब हम लोग सेकंड केस लेते हैं, मान लेते हैं मैंने 3 फेज बैलेंस लोड लगा, मतलब लोड लगा दिया भाई, सीधी सीधे समझिए, लोड लगा दिया। इसका मतलब क्या, इस कंडक्टर के अंदर ऑटोमेटिक क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है, तो उसमें अंदर करंट फ्लो होगा। सीधी सी बात है भाई, जैसे आप इसको नो लोड पे घुमा रहे, नो लोड मतलब यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ नहीं था, लोड लगाने तो इसमें क्या था, क्रॉस डॉट दिखाना, मतलब इसमें ईएमएफ आ रखा है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रखा है, लेकिन इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। कब तक नहीं फ्लो होगा, जब तक यहाँ पे कोई लोड ना लगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे लोड लगाए, तो सीधी बात में करंट बहेगा कि नहीं बहेगा, बोलिए, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ है कि जैसे हम लोग लोड लगाएंगे तो आर्मेचर के कंडक्टर के अंदर करंट आएगा। अब करंट आते ही, ध्यान समझिए, करंट आते ही अब ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपना, और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसका मतलब क्या, इसके अंदर एक और फ्लक्स सेटअप होगा, ये होगा आपका आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉज हो जाइए। डीसी मशीन में क्या होता था भाई कि ये जो लोड है, ये पूरा का पूरा आपका रजिस्टिव लोड होता था, ठीक है, रजिस्टिव लोड होता था। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक ही केस लेके चलते थे कि इसके अंदर आपका क्या होगा, लोड लगाते ही करंट आएगा, तो सीधी सी बात है आपका इसमें एक फ्लक्स बनेगा। और क्योंकि रेजिस्टिव लोड है, इसका मतलब कि यहाँ पे पूरा पूरा पावर फैक्टर यूनिटी कहने का मतलब वोल्टेज और करंट क्या हो, एक तरीके से दोनों फेज में है। जिस समय आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो हो रहा है तो करंट भी आपका जीरो, यानी दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अब ये जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के केस में भाई आप जो लोड लगाएंगे वो आपका क्या होगा, मान लेता आपने मोटर लगा दिया, एसी मोटर, ठीक है, यानी इंडक्शन मोटर लगा दिया, तो उसके चलते आपका क्या होगा, यहाँ पे पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मान लेते हैं दूसरे केस में आपने बल्ब लगा दिया, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर, मोटर लगा दिया लैगिंग पावर फैक्टर, मान लेते हैं प्योर इंडक्टिव लोड लगा दिया, मतलब जीरो पावर फैक्टर, प्योर कैपेसिटिव लोड लगा दिया, मतलब जीरो लीडिंग पावर फैक्टर। समझ रहे बात को, इस तरीके का आपका केस बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई लोड डिफाइन करेगा कि इसमें देखिए, नो लोड पे हम लोगों ने बोला, नो लोड पे क्या बोला भाई कि इसके अंदर सब में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रखा है, ठीक है, करंट नहीं फ्लो होगा क्योंकि लोड नहीं लगा हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग लोड लगाएंगे तो लोड का नेचर क्या है, रेजिस्टिव है, लैगिंग है,
प्योर लैगिंग है, प्योर लीडिंग है, उस बेसिस पे इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा। ठीक है, जैसे ईएमएफ है ना, तो जैसे मान लेते हैं ईएमएफ को मैं इस तरीके से दिखाता हूँ। ठीक है, ये मान लेते मेरा ईएमएफ है। ठीक है, तो अब लोड मान लेते भाई मेरा एक तरीके से प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव मतलब क्या, इसी में आपका क्या हो जाएगा, आपका करंट भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई अगर मान लेते लैगिंग है तो सीधी सी बात है, करंट प्योर लैगिंग है तो 90 डिग्री पीछे रहेगा वोल्ट ईएमएफ से। ठीक है, तो ये वाला आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है। यानी यहाँ पे आपका आर्मेचर रिएक्शन किस बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन कब आता है भाई, लोड लगाएंगे तभी ना इसके अंदर आपका एक तरीके से करंट फ्लो होगा और इस तरीके से आपका यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, तभी ना आप आर्मेचर रिएक्शन एक तरीके से स्टडी कीजिएगा। तो आर्मेचर रिएक्शन का जो पूरा पूरा नेचर होता है वो पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी आप किस तरीके का लोड लगा रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक आपने भाई, इसको फिर से हम लोग बनाते हैं फोटो। ये स्टेटर हो गया आपका, राइट, और ये हो गया आपका रोटर। ये हो गया रोटर का नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शन में हम लोग का फील्ड फ्लक्स हो गया। यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ए डैश, बी डैश, सी डैश। ठीक है, अब समझिए इसका डायरेक्शन जब हम लोगों ने इस तरीके से लिया तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डॉट बना। ठीक है, यहाँ पे आपका मैक्सिमम क्रॉस बनेगा। ठीक है, इसमें आपका छोटा डॉट, इसमें भी छोटा डॉट, इसमें आपका छोटा क्रॉस, इसमें भी आपका छोटा क्रॉस, राइट। ये आपका एक्सिस था। ठीक है, यानी इतना दूर जो है आपका पूरा पूरा नॉर्थ एरिया है इसलिए डॉट दिखाया, इधर आपका साउथ है इसलिए क्रॉस दिखाया गया। अब समझिए, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फेज़र डायग्राम ड्रॉ करेंगे भाई। ठीक है, तो फेज़र डायग्राम ड्रॉ करने से पहले, या फिर उसको हम लोग बाद में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया एक तरीके से फील्ड का। ठीक है, फील्ड का आपका इस तरीके से मैंने दिखाया। अब क्योंकि ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है ये पूरा पूरा भी क्या चल रहा है, नो लोड चल रहा है, तो सीधी सी बात है भाई नो लोड पे क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, राइट। समझिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है भाई वो क्या होता है, हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, अब देखिए लीड और लैग जब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो ये मान लेते हैं आपका क्या है, 0, या आपका 90, या आपका 180, या आपका 270 और ये आपका 360। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग डिफ़ॉल्ट में मान के चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हैं तो इसको हम लोग पॉजिटिव मान के चलते हैं। ठीक है, और वही अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज आपका क्या होता है, नेगेटिव मान के चला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल होता है वो पूरा पूरा क्या है, एक तरीके से उसमें मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सिंपल समझिए भाई। ये जो जनरेटर का रोटेशन है ना, मतलब जो आपने रोटर को एक तरीके से जिस डायरेक्शन में घुमाया ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो इसी को हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मान करके चलते हैं। ठीक है, यानी अभी जो केस बताया ना मैंने आपको, इसके साथ ये कोरिलेट हो जाएगा, राइट। फिर सिंपल ही रखते हैं भाई कि एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज चलिएगा तो आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी डायरेक्शन के बेसिस पे हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स अगर आपका यहाँ पे है, ठीक है, तो सीधी सी बात है जो ईएमएफ इंड्यूस होगा 90 डिग्री लैग करना चाहिए। 90 डिग्री लैग करना चाहिए, इसका मतलब क्या, आपका कहीं यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ। ठीक है, और इसको हम लोग सीधे सीधे EF से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक के साथ अगर सिंक्रोनाइज होंगे तो, राइट। और बुक के साथ सिंक्रोनाइज नहीं होइएगा इसको मतलब सीधे सीधे बोलते हैं भाई एक्साइटेशन वोल्टेज। ठीक है ना, तो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कि आपका ये जो नॉर्थ साउथ जो रोटर के चलते फील्ड बना हुआ है उसके चलते आपका कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ जो कि 90 डिग्री क्या करेगा, लैग। अब लैग देख रहे हैं ना, ये आगे है क्योंकि इसके डायरेक्शन हिसाब से चलिए ना, रोटर जिस डायरेक्शन में घूम रहा है ना उसी हिसाब से हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, तो रोटर आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसमें बताइए आगे कौन है, आगे ही ना हुआ आपका फील्ड फ्लक्स एक तरीके से आ गया। ठीक है, और इसके चलते आपका 90 डिग्री लैग करके आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म बताया था कैसे लैग करता है, और अभी 2-3 लेक्चर पहले भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था। ओके, तो हो गया नो लोड का कंडीशन। अब हम लोग थोड़ा सा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। देखिए बुक के साथ सबसे पहला ऑपरेशन बताया यहाँ पे
नो लोड ऑपरेशन, और थोड़ा सा ऊपर से समझा देता हूँ मैं आपको। अभी हम लोग पढ़ने वाले क्या पढ़ रहे हैं, फ्लक्स या फिर कहिए एमएफ फेजर इन अ सिंक्रोनस मशीन। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी किया है सिंक्रोनस रोटर सिंक्रोनस मशीन, ठीक है, यानी रोटर टाइप पे, सिलेंड्रिकल रोटर पे हम लोग को काम करना है, ठीक है। और बताया था मैंने आपको जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है वो लोड पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है। नो लोड पे बात करेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर पे बात करेंगे, जीरो लैगिंग पावर फैक्टर बात करेंगे, जीरो लीडिंग पे, लैगिंग पे, ठीक है, बहुत तरीके के पावर फैक्टर उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने नो लोड ऑपरेशन में क्या देखा कि नो लोड ऑपरेशन में भाई सबसे पहले देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे वाइंडिंग लिया है ना, ये पूरा पूरा कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है, फुल पिच वाइंडिंग है। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल अल्टरनेटर की बात करें तो उसमें हम लोग वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ करते हैं और शॉर्ट पिच कॉइल यूज़ करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड के चलते आपका केडी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और शॉर्ट पिच के चलते आता है आपका केपी यानी कॉइल स्पैन फैक्टर, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हम लोग बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर, राइट। तो ये तो कॉन्सेप्ट को ईजी रखने के लिए बुक में आपका इस तरीके से बताया जाता है, लेकिन आपको इमेजिन कैसे करना है कि आपका पूरा पूरा वाइंडिंग क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और शॉर्ट पिच कॉइल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ईएमएफ के अंदर हार्मोनिक रहता है, हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ये एक तरीके से इतना ताम झाम करते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे जो ईएमएफ इक्वेशन लिखा है, नहीं, जो आपका ईएफ बनेगा, ये जो ईएफ है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पर फेज मतलब एक एक फेज में कितना बनेगा, तो √2, उसके बाद आपका पाई, नंबर ऑफ टर्न्स, फ्रिक्वेंसी, और नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज होगा यहाँ पे, क्योंकि एक एक फेज में आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ना भाई, समझ रहे हैं। फिर KW यानी दोनों का प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो आपका फील्ड फ्लक्स है वो, ओके। तो यही लिखा हुआ है कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो आपका क्या होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। और इसके बीच में आपका दिखा दिया गया है। सबसे पहले देखिए आपका ये FF जो दिखा है ना, इसका MMF बोलते हैं, मतलब रोटर का, यानी फील्ड MMF है। और फिर जिस एक्सिस पे आपका फील्ड MMF होगा उसी एक्सिस पे फील्ड फ्लक्स होगा। क्यों भाई? क्योंकि सीधी सी बात है, फ्लक्स बोलिए या फिर MMF बोलिए, बात बराबर है। फ्लक्स बराबर क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस, राइट। तो रिलेक्टेंस क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए, रिलेक्टेंस आपका कोई मतलब इसमें फेजर में नहीं चेंजिंग है, दोनों एक ही एक्सिस पे रहेगा आपका। और जो EF होता है, यानी जो इसके अंदर EMF इंड्यूस्ड हुआ है भाई, वो क्या होगा आपका 90 डिग्री लैग करेगा। और इसको हम लोगों ने क्या किया है, डिफ़ॉल्ट में लेकर के चलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटर घूम रहा है, इसलिए हम लोगों ने लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं रोटर को मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूँ, तो सबसे पहले देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पॉलिटी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी से कोई मतलब नहीं है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉलिटी को छोड़ दीजिए, अभी आप पॉलिटी आप निकाल लीजिएगा। अगर आप इसको इस तरीके से घुमा लिए तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा, इधर डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो पॉलिटी से कोई लेना देना नहीं है, समझिए। अगर मैं इस अल्टरनेटर को अगर घुमा दूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नॉर्थ साउथ है ये आपका इसी एक्सिस पे रहेगा, राइट। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये भाई रोटर पे जो नॉर्थ पोल साउथ पोल घूम रहा है ना, समझ रहे बात को, तो ये अपने आप में घूम रहा है इस डायरेक्शन में, φF बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें अब EMF जो दिखाना पड़ेगा ना आपको, ये नीचे में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। तब आपको यहाँ पे लगेगा कि हाँ ये एक तरीके से लैग कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है। अगर आप ऊपर लगा दीजिएगा और ये इस डायरेक्शन में रोटेशन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो फिर लीड करने लगेगा, तो गलत हो जाएगा ये आपका, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा भाई कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज को ही क्यों पॉजिटिव मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग डिफ़ॉल्ट में मान के चलते हैं कि जो भी हमारे सर्किट के अंदर करंट आ रहा है ना, वहाँ पे करंट कहाँ से आ रहा होगा, जनरेटर से ही ना आ रहा होगा। तो जनरेटर का जो डायरेक्शन वो क्या लेते हैं हम लोग वहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से मतलब अपना अपना रेफरेंस है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको नो लोड ऑपरेशन समझ में आया होगा। नो लोड में आपका पूरा पूरा यही था, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो जनरेटेड EMF होगा ये 90 डिग्री लैग करेगा आपके फील्ड फ्लक्स से। अब हम लोग बात करते हैं यूनिटी लोड पावर फैक्टर पे। यूनिटी मतलब क्या, अब हम लोग यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव लोड की बात करेंगे। तो प्योर रेजिस्टिव लोड देखिए क्या होता है, और प्योर रेजिस्टिव लोड को समझ जाइएगा तो फिर तो ख़त्म ही हो गया है कॉन्सेप्ट पूरा पूरा। ओके, तो समझिए, थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आते हैं। देखिए ये मान लेते हैं भाई आपका आर्मेचर, और इसको समझने के बाद हम लोग फिर डेवलप टॉर्क के बारे में बात करेंगे। ओके, ये हो गया आपका रोटर, राइट। ये इसका हो गया नॉर्थ साउथ। यहाँ पे मैं क्रॉस दिखा देता हूँ, मतलब इस तरीके का हम लोगों ने वाइंडिंग डाल रखा है रोटर में, उसके चलते आपका इस तरीके का आपका मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ओके। और इसमें आपका ये ए हो गया, A डैश, ये आपका B, ये आपका B डैश, C, ये आपका C डैश।
इसमें आपका डॉट है क्योंकि हम लोग रोटेशन इसी डायरेक्शन में लेकर के चलेंगे। इसमें आपका क्रॉस है, इसमें छोटा डॉट, इसमें भी छोटा डॉट, इसमें आपका छोटा क्रॉस, इसमें आपका छोटा क्रॉस। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी हम लोग फेजर डायग्राम बना लेते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, यानी नो लोड का फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके का बना था, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए भाई, जैसे आपने डीसी जनरेटर पढ़ लिया ना, तो डीसी जनरेटर में क्या कर रहे थे, जब तक वोल्टेज बिल्डअप ना हो जाए तब तक हम लोग जनरेटर क्या कर रहे थे, नो लोड पे ही स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझिए, जब तक इसमें वोल्टेज बिल्डअप ना होने लग जाए, ठीक है, यानी रेटेड वोल्टेज बिल्डअप ना हो, तब तक हम इस पर लोड नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये वही नो लोड कंडीशन बनता है आपका। ये हो गया आपका EMF जो कि 90 डिग्री यहाँ पे लैग कर रहा है। अब समझिए, अब आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे अगर मैं कनेक्शन दिखाऊँ, अब ये स्टार कनेक्टेड है, डेल्टा का उससे कोई मतलब नहीं है, बस समझिए यहाँ से जो 3 तार निकल रहा होगा ना, उसमें बाहर में हम लोग क्या कर रहे हैं, रजिस्टिव लोड लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो रजिस्टिव लोड लगाते ही भाई अब क्या होगा, आपके आर्मेचर कॉइल के अंदर करंट आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि रजिस्टिव लोड लगा रखा है हम लोगों ने, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, रजिस्टिव लोड यानी यूनिटी पावर फैक्टर। इसका मतलब क्या, वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, फेज में होता है। फेज कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर ये वोल्टेज है तो सीधी सी बात है करंट भी क्या होगा, इसी के फेज में होगा। अब ये करंट वोल्टेज से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा या फिर छोटे मैग्नीट्यूड का हो, डिफाइन करता है कि आपका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। समझिए, सिंपल लोड लगा दिया भाई, तो लोड लगाते ही क्या होगा, आप समझिए, जिस इंस्टेंट पे यहाँ पे आपका मैक्सिमम EMF इंड्यूस्ड हुआ है, उसी इंस्टेंट पे मैक्सिमम करंट भी आपका इंड्यूस्ड हुआ होगा, मतलब इसके अंदर फ्लो हुआ होगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, जब आपका मैक्सिमम वोल्टेज है उसी समय मैक्सिमम करंट है कि नहीं है, ठीक है। और जब आपका करंट वोल्टेज जीरो, उसी रिस्पेक्ट में क्या है, करंट भी आपका जीरो हुआ कि नहीं हुआ है, बोलिए, हाँ, ठीक है। तो सिंपल समझिए, इसके अंदर आपका एक करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट के चलते आपका एक फ्लक्स बनेगा, जिसको हम यहाँ पे फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी आर्मेचर फ्लक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाई कि आर्मेचर फ्लक्स को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले समझिए, इस EMF के चलते जो EMF इंड्यूस्ड हुआ और लोड लगाते हैं, क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा जो कि इसी के फेज में होगा, राइट, ठीक है, इसी के फेज में होगा। इसको हम लोग बोल देते हैं IA, मतलब आर्मेचर करंट, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टिव लोड है तो वोल्टेज के साथ जो भी इंड्यूस्ड वोल्टेज उसके साथ फेज में रहेगा। अब समझिए, अब इस करंट के चलते आपका क्या होगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसी के फेज में होगा, ठीक है, यानी इसी के साथ होगा। मान लेते हैं ये, अब डिपेंड करता है कि रिलक्टेंस क्या है, तो उस पर थोड़ा सा मैं छोटा दिखा देता हूँ। ये जो बनेगा ना, ये हो जाएगा आपका फाई ए, यानी एक तरीके से कहिए आर्मेचर फ्लक्स। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा भाई। जहाँ आपका करंट है ना, जैसे करंट मान लेते इस तरीके का आपका इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, फ्लक्स भी आपके इसी के फेज में होगा ना, क्योंकि देखिए करंट जब मैक्सिमम होता है फ्लक्स भी आपका मैक्सिमम, करंट जीरो तो फ्लक्स, क्योंकि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है ना, इसी को समझिए आप, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने फाई ए को भी इसी के एक्सेस पे दिखा है। तो अब देखिए, रजिस्टिव लोड में भाई आपका जो ये हो गया आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपका आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड, और ये अपने आप में क्या, एक तरीके से दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल, मतलब परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, इसको अब एक तरीके से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे या फिर कहीं रिएक्शन होगा इनके बीच में, तो इनके चलते एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कुछ इस तरीके का। इसको बोलते हैं हम लोग सीधे सीधे FR, मतलब रिजल्टेंट MMF, और इस रिजल्टेंट MMF के चलते सीधे सीधे आपका क्या बनेगा, फाई आर, मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, सीधे सीधे फाई आर लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब समझिए, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड था आपका, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ DC मशीन की तरह, इधर मेरा नॉर्थ था, इधर मेरा एक तरीके से साउथ था, ठीक है। लेकिन आयरन के अंदर देख रहे हैं, इसलिए इस तरीके से इसको समझिए, आयरन के अंदर है, ठीक है। ये मत समझिए इधर के क्यों नहीं दिखाया, समझिए यहाँ पे नॉर्थ साउथ उस बेसिस पे समझिए। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड था, इसका डायरेक्शन इस तरीके से था, ठीक ना भाई, इस तरीके से। लेकिन आप देख रहे हैं लोड लगाने के चलते, यानी रेजिस्टिव लोड लगाते ही हम लोग का यहाँ पे एक और आर्मेचर फ्लक्स सेटअप हुआ, क्योंकि आर्मेचर के अंदर करंट है। तो इसने क्या किया, ये पहले इस एक्सिस पे था, अब इसको क्या कर दिया, इसको टिल्ट कर दिया कि नहीं कर दिया, देख रहे हैं, इसका एक्सिस ये था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, एक तरीके घुमा दिया, टेढ़ा कर दिया, समझ रहे हैं, इस तरीके से। इसको बोलते हैं भाई हम लोग सीधे सीधे क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। यानी यूनिटी पावर फैक्टर में अगर आपके पास कोई अल्टरनेटर है और उसमें आपने रेजिस्टिव लोड लगा रखा है, तो वहाँ पे कैसा एक तरीके से आएगा इफेक्ट आर्मेचर रिएक्शन का, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ आपके फोटो में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन इसको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर इज अ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इन अ नेचर, ओके। तो इतना हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे सीधे सीधे फोटो में दिखा देता हूँ, देखिए समझिए एक एक करके फोटो को।
देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इस तरीके से आपका डायरेक्शन दिखाया गया, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे डॉट मैंने बोला, इधर क्रॉस बोला, ठीक है, इधर आपका मैक्सिमम डॉट होगा, इधर मैक्सिमम क्रॉस होगा, ठीक है, बाकी इधर छोटा छोटा होगा। अब देखिए ये जो आपका देख रहे हैं इस तरीके से आपका फाई एफ मतलब फील्ड फ्लक्स का एक्सेस दिखा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखिए फेजर डायग्राम है, ये देखिए आपका फाई एफ हो गया, ये आपका यहाँ पे देखिए ओवरऑल दिखा है, यहाँ पे आपका क्या है ई एफ हो गया, राइट। देखिए यहाँ पे ये फाई एफ ई एफ, इसी के फेज में आपका आई आएगा क्योंकि यूनिटी पावर फैक्टर काम कर रहे हैं, इसी के साथ आपका फाई आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों, ये वाला फ्लक्स और ये वाला फ्लक्स आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो इसके चलते आपका एक रिजल्टेंट फील्ड बनेगा, और ये रिजल्टेंट फील्ड क्योंकि टिल्ट हो चुका है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए। अब इसी तरीके से हम लोग का नेक्स्ट बनेगा भाई जीरो पावर फैक्टर लैगिंग लोड। इसको भी थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ये इजी है, या फिर इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे काम कर लेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जनरेटर के लिए यानी अपने अल्टरनेटर के लिए टीडी यानी डेवलप टॉर्क और जो आपका प्राइम मूवर टॉर्क होता है इसके बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हम लोग यहाँ पे ये मान लेते हैं रोटर है मेरा, ये हो गया आपका स्टेटर का एयर गैप, और ये हो गया आपका ओवरऑल स्टेटर, ठीक है। और अभी वही सब कंडीशन लेके चलेंगे। यहाँ पे नॉर्थ साउथ बन रहा है आपका, यानी यहाँ पे आपने क्रॉस डाल रखा है, यहाँ पे आपका डॉट डला हुआ है, ओके। यहाँ पे इसमें आप ए डैश, इसमें आपका बी डैश, सी डैश होगा, यहाँ पे सी होगा, ठीक है। अब समझिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको प्राइम मूवर से घुमा रखा है, ठीक है। इसका डायरेक्शन हम लोग यही लेके चलते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डॉट, इसमें आपका क्रॉस, इधर भी छोटा डॉट छोटा क्रॉस। अब समझिए देखिए ये तो आपका प्राइम मूवर टॉर्क है भाई, ठीक है। यानी इसको आपने क्या कर रखा है, एक तरीके से इसका जो रोटर होगा उसको आपने एक तरीके से कपल्ड कर रखा है अपने स्टीम टरबाइन, या फिर कहिए आपका जो भी मतलब प्राइम मूवर है, डीजल इंजन जो भी है, ठीक है। ये इसको एक तरीके से घुमा रहा है, ठीक है। तो ये जो घुमा रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक तरीके से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जो टॉर्क मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम मूवर टॉर्क, ठीक है। ये प्राइम मूवर का टॉर्क है। अब समझिए डेवलप टॉर्क कैसे बनेगा इस मशीन के अंदर, और ये डेवलप टॉर्क जो है ये जस्ट कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, यानी इसको अपोज करना चाहिए। तो देखिए कैसे बनता है, आपको पता है कि इसके अंदर करंट आपने दिखा दिया। अब करंट दिखाने का मतलब क्या है भाई, सीधे सीधे यहाँ पे आप मैग्नेट को भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा मैग्नेट। सबसे पहले देखिए क्योंकि ये दो पोल का मशीन है, तो दो पोल मशीन का मतलब रोटर पर अगर दो पोल बना नॉर्थ साउथ, तो सीधी सी बात है स्टेटर पे भी क्या बनेगा, नॉर्थ साउथ बनेगा, राइट। तो देखिए ये पूरा एक्सेस अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ तो क्या है, इधर वाला पूरा क्या है, डॉट है, देख रहे हैं। स्टेटर के अंदर देखिए पूरा डॉट करंट है, तो डॉट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या फिर इसको मैं सेपरेट करके ऐसे समझा देता हूँ ना। देखिए इतना दूर जो है भाई 1 2 3, और इधर दिखा देते हैं 1 2 3, समझिए इधर डॉट इधर डॉट इधर डॉट, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का देखें यहाँ पे, इसके चलते क्या होगा आपका कुछ इस तरीके, फिर कहीं ओवरऑल हम लोग ऐसे देख लेते हैं ना, पूरा ऐसे देख लेते हैं, इस तरीके का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या, ये इस तरीके से जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये क्योंकि इधर क्रॉस है, तो क्रॉस कहने मतलब इधर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आपका पूरा बन रहा होगा, राइट, इस तरीके से दिखाइए ना। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज कहने मतलब क्या, ठीक है, ऊपर की तरफ, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अगर देखें स्टेटर में, तो ये आपका पूरा ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर जा रहा है, ऊपर तरफ भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, बोलिए, हाँ, राइट। तो इधर आपका क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा, इधर आपका साउथ बनेगा। लेकिन अब आप वेट कीजिए थोड़ा सा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था भाई, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जो आपका स्टेटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो तय करता है, समझिए बात को क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे समझिए, ऐसे क्लियर नहीं होगा ये। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम लोगों ने 2 फेज रोटेटिंग मशीन में देखा था ना कि आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो वहाँ पे क्या था, लीडिंग जो था आपका, जो लीडिंग फ्लक्स था वो क्या था, हमेशा लैगिंग की तरफ जा रहा था, राइट। और
वही अगर हम लोग 3 फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो वहाँ पे कौन डायरेक्शन डिफाइन कर रहा था? डायरेक्शन वहाँ पे वो डिफाइन कर रहा था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, कौन डिफाइन कर रहा था? वो डिफाइन कर रहा था कि उस इंस्टेंट पे, जैसे इंस्टेंट कहने का मतलब क्या, कुछ इस तरीके का आपका, ठीक है, मान लेते हैं आपका इस तरीके का भाई, भाई स्टोरेज ख़त्म हो गया था फ़ोन का, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग बंद हो गया था। देखिए फिर से हम लोग बात करते हैं। अभी हम लोगों ने कवर किया भाई कि 3 फेज रोटेटिंग मशीन में आपका डायरेक्शन जो है, क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, जैसे नॉर्थ एंड साउथ इस तरीके से घूम रहा है ना, गोल गोल, ठीक है। तो जैसे घूम रहा है तो इस एक्सिस को दिखाएंगे या फिर इस एक्सिस को दिखाएंगे, इस एक्सिस मतलब कहाँ पे हम लोग का मेन मैग्नेटिक फील्ड कौन डिफाइन कर रहा है। जैसे इस इंस्टेंट पे मान लेते हैं ये कुछ समथिंग है, मान लेते हैं ओमेगा टी इक्वल टू समथिंग है, तो इस इंस्टेंट पे ये वाला जो फेज है ना, मान लेते हैं बी फेज है, ठीक है। तो बी फेज में क्योंकि अभी आपका क्या है, मैक्सिमम करंट है, तो यही डिफाइन करता है ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, कि ये एक्सिस पे होगा आपका ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इस एक्सिस पे होगा, या फिर इस एक्सिस पे होगा, या फिर इस एक्सिस पे होगा, या फिर इस एक्सिस पे होगा। समझ रहे बात को, राइट। तो इसी तरीके से भाई अभी जो हम लोग का स्टेटर है, स्टेटर में आपका जो मैक्सिमम करंट है अभी किस बेसिस पे है, यहाँ पे आपका जो ए और ए डैश है इसमें आपका मैक्सिमम करंट है एक तरीके से, राइट। तो सीधी सी बात है, इसके चलते आपका क्या होगा, एक तरीके से ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज। तो मतलब सीधी सी बात है, जिसमें आपका मैक्सिमम करंट होता है ना, वही डिफाइन करता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ पे आपका साउथ पोल बनेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है। यानी आपका जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है ये इस पे आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और फेजर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ऐसे मैनुअली भी समझा दिया मैंने, ऊपर की तरफ होगा, और फेजर डायग्राम में भी आपका क्या होगा, आर्मेचर करंट के चलते आपका जो फ्लक्स बनेगा ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। इस बेसिस पे आप समझिए, यहाँ पे आपका क्यू दिखाया गया है, ठीक है। तो हर एक चीज़ का मतलब रीज़न होता है भाई, ठीक है। ब्रेक कर करके समझिएगा तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, राइट। या फिर आप इस वाले मेथड से जो आपने समझा ना, तो इसमें भी ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे याद करवा दी कि जिसमें आपका मैक्सिमम करंट होता है ना, वही डिफाइन करता है एक तरीके से, ठीक है। तो इसने भी अपना 2 पोल बनाया। अब समझिए, इसने अगर 2 पोल बनाया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल बन रहा है स्टेटर का, ठीक है, और यहाँ पे आपका साउथ पोल बन रहा है, ठीक है। ये स्टेटर का हो गया, रोटर का देखिए कहाँ है, ये नॉर्थ है यहाँ पे, और ये आपका साउथ है। अब समझिए, इसको मैं साइड में करके निकाल के दिखाऊँ बाहर में, ये आपका एन और एस किसके लिए हो गया, ये रोटर का हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, ये नॉर्थ साउथ, ये क्या हो स्टेटर का, समझिए। अब देखिए, तो ये नॉर्थ नॉर्थ ये कभी भी इधर नहीं आने देगा, ये इसको धक्का देगा, ठीक है। धक्का देगा मतलब क्या, ये इधर की तरफ जाएगा, नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, समझ रहे, नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये साउथ साउथ रिपेल करेगा, लेकिन ये साउथ क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। इसको हटा दीजिए पहले, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ की तरफ जाएगा, यानी इधर की तरफ खींचेगा, और ये साउथ नॉर्थ तरफ, मतलब क्या, ये इस डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क लगेगा, डेवलप टॉर्क, लोड लगाने के चलते। लोड लगाने के चलते मतलब क्या, करंट फ्लो रहा उसके चलते, ठीक है। तो आप देख रहे थे प्राइम मूवर टॉर्क क्या है, एक तरीके से आपका इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो आपका डेवलप टॉर्क हुआ लोड लगाने के चलते, देख रहे हैं किस डायरेक्शन बना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना कि नहीं बना, बोलिए, जस्ट अपोजिट। तो इसलिए आपका क्या होता है, अल्टरनेटर के केस में जो प्राइम मूवर टॉर्क है वो डेवलप टॉर्क को हमेशा क्या कर रहा है, अपोज करता है, ठीक है। और यही सेम चीज़ अगर हम लोग मोटर की बात करें, तो मोटर में भी देखिए भाई, मोटर में भी आपका सेम हो जाएगा। मोटर को समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, जैसे डीसी जनरेटर का एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डीसी जनरेटर में होता क्या है, और इधर हम लोग मान लेते हैं डीसी मोटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसे डीसी मोटर में आपका करंट क्या होता है, बाहर की तरफ दिखाते हैं ना हम लोग निकलते हुए, राइट। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं करंट मेरा क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई मोटर की बात करें तो मोटर में क्या हो जाता है, आपका करंट को हम लोग यहाँ पे अंदर की तरफ दिखाते हैं, राइट, ठीक है। यानी यहाँ से जो भी करंट आ रहा है ये अंदर की तरफ आ रहा है, ओके। तो अब समझिए, यहाँ पे करंट एक तरीके से दोनों के केस में क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। तो समझिए, अगर इसमें भाई करंट को अगर मैं दिखाऊं कि इसके अंदर जो आपका कॉइल, एक कॉइल को दिखा देते हैं, मान लेते हैं आपका ये ए है और ये आपका ए डैश, ठीक है, ऐसा समझिए। और इसके अंदर डॉट है, इसके अंदर क्रॉस है, समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके अंदर डॉट है, इसके अंदर क्रॉस है, राइट। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा कैसा बनेगा, बोलिए, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे ये आपका क्लॉकवाइज यानी ऊपर की तरफ, ओवरऑल यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था ये ऊपर की तरफ बन रहा था, ठीक है, समझ गए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन मोटर में समझिए, और ये करंट किस पे बात कर रहे हैं हम लोग, आर्मेचर के ऊपर बात कर रहे हैं, समझिए आप। पहले आर्मेचर में ही ना आपका ये करंट एक तरीके से फ्लो हो रहा था। आप समझिए, मोटर के केस में अगर हम लोग मोटर यानी अल्टरनेटर के बाद हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर की बात करते हैं, मोटर में यहाँ पे करंट आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। यानी सेम इंस्टेंट पे अगर मोटर की तरह देखेंगे, किसको किसको देखेंगे मोटर की तरह, तो इसको देखेंगे, समझिए। ये मेरा रोटर हो गया,
मतलब वही सेम मशीन को भाई अब मैं यहाँ पे मोटर की तरह देख रहा हूँ। ए के लिए हो गया, ये आपका बी के लिए हो जाएगा, ये आपका सी के लिए। समझिए ए होगा ए डैश बी डैश सी डैश। समझिए ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, और इसको हम लोग अगेन उसी डायरेक्शन में रखा, सब चीज़ सेम रहेगा भाई, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मोटर तरह यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्या, यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करूँगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड रूल को समझने से पहले समझिए, मोटर की तरह यूज़ करने का मतलब क्या, करंट इसमें ये अगर डॉट था तो सीधी सी बात है, ये इधर क्रॉस, इसका मतलब क्या, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस बार इधर आपका क्रॉस हो जाएगा, इधर आपका डॉट है, मतलब मोटर में रिवर्स हो जाता है भाई। ओके, ये आपका ए डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस सेम मशीन को एज अ जनरेटर की तरह देखें तो जनरेटर की तरह देखेंगे, और रेजिस्टिव लोड पे अगर आप देख रहे हैं भाई, ठीक है, मतलब लोड मतलब सिंपल समझिए कि आपने लोड लगा रखा, ठीक है। अभी रेजिस्टिव है क्या, क्योंकि मोटर के लिए आपका क्या होता है, मैकेनिकल लोड होता है ना, तो उसमें आप कैसे पावर फैक्टर को डिफाइन किए, समझिए सिंपल पे में कि इसको जब आप जनरेटर की तरह देख रहे हैं तो इसका जो आर्मेचर में करंट फ्लो होने के चलते जो एमएमएफ बन रहा है, यानी जो फ्लक्स बन रहा है आर्मेचर फ्लक्स, ये ऊपर की तरफ हो रहा है, और ये आपका एक तरीके से फील्ड फ्लक्स था, ठीक है। लेकिन इसी मशीन को अगर हम लोग सेम एज अ मोटर की तरह देखेंगे तो मोटर में बताया मैंने आपको कि जस्ट आपका यहाँ पे करंट रिवर्स हो जाता है, नहीं ओवरऑल जो आपका फाई हो गया ये जस्ट डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग सेम फेजर डायग्राम अगर हम लोग मोटर के लिए डिज़ाइन करते हैं, जनरेटर के लिए था, अगर हम लोग मोटर के लिए बात करेंगे तो ये हो गया एक तरीके से फील्ड फ्लक्स फाई, और इस फ्लक्स के चलते जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये हो जाएगा आपका ईएफ, ठीक है। और इसके चलते जो करंट फ्लो होगा वो करंट क्या है, एक तरीके से जस्ट अपोजिट है, अपोजिट मतलब क्या, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और वो नीचे आ गया इसका मतलब क्या, आपका जो एमएमएफ है वो भी एक तरीके से नीचे आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, यानी यहाँ पे हो जाएगा फाई ए, समझिए इस चीज़ को। लेकिन देखिए फेजर डायग्राम में भाई, फेजर डायग्राम में हम लोग जो है ना, करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है फिर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं होता हम लोग को, ठीक है। हम लोग सीधे सीधे एमएफ की बात करते हैं, और करंट को हम लोग हमेशा इसी एक्सिस पे दिखा रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया ये आपका फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में करंट आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है फिर राइट टू लेफ्ट जा रहा है, उससे मतलब नहीं होता। हम लोग को किससे मतलब है, मेन यहाँ पे एमएमएफ के एक्सिस से मतलब है, फिर कहीं जो आपका फ्लक्स बनेगा उससे एक्सिस मतलब मोटर में समझिए कि आपका जो फ्लक्स बनेगा जस्ट नीचे आता है। क्यों नीचे आता है, तो मैंने आपको मैनुअली समझाया कि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ओके, तो ठीक है इतना। अब हम लोग मोटर के लिए आते हैं कि मोटर में कैसे आपका लोड टॉर्क बनेगा और कैसे आपका यहाँ पे डेवलप टॉर्क बनेगा। और मोटर केस में डेवलप टॉर्क अगर आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सीधी सी बात लोड टॉर्क को जस्ट अपोज करेगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगा। समझिए, इसी केस को हम लोग मोटर की तरह एनालाइज करते हैं। देखिए मोटर के केस में भाई आप सिंपल इमेजिन कीजिए, सबसे पहले देखिए मोटर में हम लोग करते क्या है कि हम लोग 3 फेज सप्लाई देंगे, ठीक है। कहाँ देंगे, तो अपने स्टेटर में। स्टेटर कहने का मतलब क्या, आप आर्मेचर में दे रहे हैं, ठीक है, राइट। 3 फेज सप्लाई आपने आर्मेचर में दी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आर्मेचर बना लेते हैं, और हर एक चीज़ आपका 2 पोल के लिए चलेगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से हम लोग दिखा देते हैं यहाँ पे स्लॉट्स। ठीक है, ये ए हो गया, ए डैश बी डैश सी डैश, ये आपका सी। अब देखिए मोटर के केस में क्या होता है, क्योंकि आप सप्लाई दे रहे हैं एक तरीके से, तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा आपका एक तरीके से डॉट होगा कौन सा क्रॉस होगा। तो आपको अपने हिसाब से क्या करना होगा, अपने मर्जी से लगा देना है डॉट क्रॉस, ठीक है। तो इधर हम लोग मान लेते हैं इतना दूर डॉट दिखा देता हूँ मैं, और इधर पूरा का पूरा क्रॉस, क्योंकि 2 पोल का है तो सीधी सी पता है 3 स्लॉट मिल करके 1 पोल बनाएगा, रिमेनिंग 3 स्लॉट मिल करके आपका दूसरा पोल बना देगा, जो कि अल्टरनेटर में आपको मैनुअली करके बताया था कैसे बनेगा सो, ठीक है। तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आप रोटर को दिखा दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं मेरा एक तरीके से रोटर है, और रोटर में भी आपने एक्साइटेशन दे रखा है, ठीक है। तो एक्साइटेशन मान लेते हैं इसमें आपने क्रॉस कर रखा है, और इसमें आपने इस तरीके से डॉट कर रखा है, ठीक है। तो इसका आपका इधर नॉर्थ बनेगा, इधर आपका साउथ बनेगा, ये फील्ड एक्सिस हो गया। ओके, अब समझिए, अब यहाँ पे भाई सबसे पहले देखना है कि मेरा जो डेवलप टॉर्क होगा, डेवलप टॉर्क कहना मतलब कि ये रोटर किधर घूमेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क सीधी सीधे कह सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, किस डायरेक्शन में, तो उसको पहले देखना होगा। समझिए सबसे पहले ये जो क्रॉस है तो आप इसको ऐसे समझिए, ये ओवरऑल क्या होगा आपका, पेन चेंज करते हैं, ये क्रॉस के चलते ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा भाई एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। इस डॉट के चलते ओवरऑल इस तरीके से, ठीक है।
और अभी हम लोग ये नहीं बता सकते हैं भाई कि अ, जैसे देखिए, या फिर रहने दे, तो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, सीधे सीधे समझिए, आपका इधर नॉर्थ बनेगा, इधर आपका साउथ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, इसका मतलब क्या, ये रोटर का स्टेट है, तो इधर कभी भी नहीं आएगा, किसी को रिपेल करे, रिपेल ये साउथ इधर जाएगा, मतलब कि आपका जो डेवलप टॉर्क बनेगा इसमें, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन टॉर्क जो बनेगा ये इस डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक तरीके से डेवलप टॉर्क का डायरेक्शन। अब सीधी सी बात है, जो आपका रोटर है इसके ऊपर आपने यहाँ पे मैकेनिकल लोड लगा रखा है, ठीक है। मैकेनिकल लोड क्योंकि अपने आप में भारी होता है भाई, जैसे सिंपल समझिए ना, आ, ये फैन है, ये अभी ऐसे ऐसे घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, जो गोल गोल घूम रहा है ना इस तरीके से, ये इसका डेवलप टॉर्क के चलते हैं, लेकिन मैं इसको पकड़ लूंगा ऐसे कस के, तो सीधी सी बात है, ये मैंने जो इसको पकड़ा हुआ है, यानी जो लोड की तरह एक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको हमेशा उल्टा कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब उल्टा अपोजिट हो, मतलब सीधी सी बात, जो आपका लोड टॉर्क होगा इससे जस्ट अपोजिट, तो क्योंकि लोड टॉर्क को क्या करता है, घूमने नहीं देता है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, चारा काटने वाला यानी घास काटने वाला जो मशीन होता है, उसमें देखिए जब आप नो लोड पे चला रहे हैं, नो लोड मतलब क्या, जब कोई घास नहीं लगा, बहुत ही फ्रीली घूमता है, लेकिन वही लोड लगा दीजिए क्या होगा, आप जिस डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं आप वहाँ पे ताकत लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर से ऐसे जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपका जो घास है ना, जो लोड है वो जस्ट आपको इधर, मतलब इधर की तरफ धक्का देगा वो, ठीक है, बढ़ने नहीं देगा आपको। ओके, तो इस चीज़ को समझिए आप। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत तरीके का यहाँ पे भाई एस्पेक्ट समझा है, आर्मेचर रिएक्शन समझ लिया, नो लोड पे, नो लोड पे आपने देखा सीधे सीधे आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके का बनेगा, राइट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है, कोई करंट नहीं फ्लो होता है, ठीक है। यूनिटी पावर फैक्टर पे आपने देखा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, और क्रॉस मैग्नेटाइजेशन मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड आपका ओवरऑल टिल्ट हो जाएगा। तो ये सब आपका पूरा पूरा खत्म हो गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर तरीके से सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब समझिए, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको बताता हूँ। नो लोड पे, नो लोड कहने का मतलब क्या है, जब आपका कोई भी, और ये पूरा पूरा अल्टरनेटर पे चल रहा है, वापस हम लोग अल्टरनेटर पे आ रहे हैं, मोटर हम लोग सेपरेटली समझेंगे, मोटर को हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। तो अल्टरनेटर में जब हम लोग का नो लोड लगा होता है, नो लोड पे कहने का मतलब क्या, इधर आपका सिर्फ और सिर्फ फील्ड फ्लक्स बना होता है और आपके आर्मेचर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था, ठीक है। तो नो लोड पे जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन वोल्टेज, ठीक है। ओके, तो वही बोल रहा है, द ईएमएफ जनरेटेड बाय फील्ड फ्लक्स अलोन इज कॉल्ड द एक्साइटेशन वोल्ट, मतलब ये सब याद करने का कोई मतलब नहीं भाई, ठीक है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। समझिए, नो लोड पे यूनिटी पावर फैक्टर पे जो आपका होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है। अगला पढ़ेंगे हम लोग जीरो लैगिंग पावर फैक्टर, उसके बाद हम लोग ये पढ़ लेंगे, फिर जीरो लीडिंग, उसके बाद फिर आपका लैगिंग पावर फैक्टर जो कि हमेशा कॉमन होता है, इसमें ये सब पूरा फोटो बना हुआ है, समझेंगे। ओके, तो उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन, उसके बाद फिर हम लोग मोटर के लिए पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का आर्मेचर रिएक्शन खत्म हो जाएगा, सिलेंड्रिकल के लिए फिर हम लोग साइलेंट स्टार्ट करेंगे। तो 2-3 दिन में आपका ये खत्म हो जाएगा आर्मेचर रिएक्शन।